डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो आज हम लोग बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला का दूसरा पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और मैं आपको आज 2019 का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करा रहा हूं। याद रखिएगा, अभी हम लोग 2019 का सॉल्व करेंगे, फिर 2020 का करेंगे, उसके बाद बाकी के बचे हुए सेट आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए, आज की स्क्रीन पर आपका पहला सवाल दिख रहा है। पहला सवाल आज का है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग क्या होता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग क्या होता है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि हल्दी एक सूचक की तरह कार्य करती है। सूचक अर्थात इसका प्रयोग अम्ल और क्षार में अंतर करने के लिए किया जाता है। तो जब हम हल्दी को अम्लीय विलयन में रखते हैं तो इसका रंग परिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित। याद रखिए, अर्थात पीला ही रहता है। कैसा रहता है? पीला। ये बात को आपको जरूर ध्यान में रखना होगा, आप इसको नोट पॉइंट कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए, जब हम इसी हल्दी को ले जाते हैं क्षारीय विलयन में। कहाँ ले जाते हैं? क्षारीय विलयन में। तो क्षारीय विलयन में ये हो जाता है भूरा लाल। याद रखिएगा, भूरा लाल। कभी कभी ये गुलाबी लाल भी दिया जाता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, गुलाबी लाल भी दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? गुलाबी लाल। ठीक है ना? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। गुलाबी लाल भी दिया जा सकता है या आपको चमकदार लाल भी दिया जा सकता है। चमकदार लाल भी दिया जा सकता है। कब? जब इसको क्षारीय विलयन में ले जाएंगे, लेकिन अम्लीय विलयन में ये पीला ही रहता है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हो गया हल्दी। तो बात उठ गई यहाँ पे सूचक की। तो क्या आपसे पेपर में केवल हल्दी ही पूछी जा सकती है? नहीं, विभिन्न प्रकार के सूचक पूछे जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के सूचक आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कुछ सूचक आपके सामने यहाँ पर हैं, आप देख लीजिए। कुछ सूचक आपके सामने हैं, आप इनको देखेंगे। एक मिनट। तो चलिए, आप यहाँ पे देखेंगे, आपके सामने कुछ सूचक दिखाई दे रहे हैं। जैसे लिटमस, एक लाल है और एक नीला है, इसके बारे में आप परिचित ही होंगे। और एक है फिनाफ्थलीन और आपका है एक मिथाइल ऑरेंज या मेथिल ऑरेंज। तो देखिए, इसमें कुछ विलयन आपको दिख रहे हैं, जिन विलयनों की शुरुआत H से हो रही है, H से, और जिनमें ये COOH ग्रुप दिख रहा है। जहाँ भी आपको COOH दिख जाए, ये समझ जाइएगा कि अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल। इसी को बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये बात को जरूर आप ध्यान में रख लीजिएगा। COOH, तो ये अम्ल है और बाकी ऊपर के अम्ल हैं। जाहिर सी बात है, अम्ल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यह लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, जबकि नीले लिटमस को लाल कर देता है। मतलब अम्ल नीले को लाल कर देता है। तो क्षार जो होगा लाल को क्या कर देगा? नीला कर देगा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, अम्ल नीले को लाल करेगा और लाल पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। क्षार लाल को नीला करेगा और जबकि नीले पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो ये बात को आप कैसे लिखेंगे? देखिए, पहले आप ऐसे लिख लीजिए, 3 कॉलम बना लीजिए। एक में लिखिए सूचक, उसके बाद एक में लिखिए आप लोग अम्ल और एक में लिखिए क्षार। 3 कॉलम आप लोग बनाएंगे। तो जो आपका पहला कॉलम है, इसमें आप सूचक में लिखेंगे पहले लाल लिटमस। लाल लिटमस, मैं एक बता रहा हूँ, फिर मैं बोलूँगा, आप लोग लिख लीजिएगा फटाफट। लाल लिटमस, ये जब लाल लिटमस को अम्ल में डालते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं, ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा। फिर आप लोग देखिए, मैं ऐसे बता देता हूँ। देखिए यहाँ से, ये एक कॉलम में आप लिखिए सूचक और इसमें लिखिए अम्ल और इसमें लिखिए क्षार। सूचक, अम्ल और क्षार। तो सूचक में सबसे पहले आप लिखेंगे लिटमस। सूचक में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? लिटमस। तो कौन सा लिटमस? वो भी
लाल लिटमस। सूचक में आप लोग पहले लाल लिटमस लिखिएगा। कौन सा लिखिएगा? लाल लिटमस। तो लाल लिटमस अम्ल में कोई प्रभाव नहीं, और जबकि क्षार में जाने पर कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग तुरंत लिखिएगा नीला लिटमस। नीला लिटमस, तो नीला ही जैसे कि अम्ल में जाता है तुरंत ही वो लाल हो जाता है, जबकि क्षार में कोई प्रभाव नहीं। अगला आपका सूचक आता है फिनाफ्थलीन। क्या लिखेंगे आप? फिनाफ्थलीन। ठीक है। तो ये फिनाफ्थलीन का जो अम्लीय विलयन में रंग है वो हो जाता है रंगहीन, मतलब ये रंगहीन हो जाता है। जैसे ये अम्लीय विलयन में जाता है इसका कोई रंग नहीं रह जाता है। ठीक है। फिर जैसे ये क्षारीय विलयन में जाता है ये गुलाबी हो जाता है, मतलब जो फिनाफ्थलीन है वो क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है। फिनाफ्थलीन क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है। ठीक है। तो आप इसको याद रख लीजिएगा। फिनाफ्थलीन के बाद आपका एक और सूचक आ रहा है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। ठीक है। तो आप ज़रा इस पर फोकस करिएगा। मिथाइल ऑरेंज जैसे ही अम्लीय विलयन में जाता है गुलाबी हो जाता है, और जबकि क्षारीय विलयन में जाता है तो पीला हो जाता है। तो ये हो गए कुछ सूचक और उनके अम्ल और क्षार विलयन में रंग। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब सूचक पर आपसे एक सवाल पूछा जा चुका है तो किसी भी सूचक पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये बात को आपको ध्यान में रखिएगा। आपका होमवर्क क्या रहेगा? आप कुछ और सूचकों को खोजिए और उनके अम्ल और क्षार के साथ रंग को ज्ञात कीजिए, तथा आप कमेंट बॉक्स में भी उन आंसर्स को बता सकते हैं। चलिए, तो दूसरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब दूसरा हिस्सा यहाँ पे आ रहा है आपका दूसरा सवाल। इसका दूसरा सवाल है अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच क्या है? अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच क्या है? सीधी सी बात है, ये अम्लीय वर्षा है, इसका मतलब इसका जो पीएच होगा वो 7 से कम होगा। किससे कम होगा? 7 से कम। 7 से कम किसका होता है? अम्लीय होता है। अगर 7 रहता है तो उदासीन होता है, और अगर 7 से अधिक है तो क्या होता है? 7 से अधिक होने पर क्या होता है? क्षारीय हो जाता है। ठीक है। तो तीनों बातें आप लोग याद रख लीजिएगा, और जानते भी होंगे आप लोग इसके बारे में। नहीं जानते होंगे तो लिख लीजिएगा। हम आते हैं अम्लीय वर्षा पर कि ये अम्लीय वर्षा से क्या है। तो अम्लीय वर्षा है, इसका मतलब इसका 7 से कम ही रहेगा। अम्लीय वर्षा है तो 7 से कम रहेगा। 7 से कम आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, 6.2 और 5.2। तो कौन से वाले पे टिक मार्क किया जाए? ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए क्योंकि 7 से ज़्यादा है। 7 से कम देखना है हमको। तो याद रख लीजिएगा अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है। 5.6 से कम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच। तो कौन सा वाला 5.6 से कम है? 5.2, मतलब इसका दूसरा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा नंबर ऑप्शन सही, सॉरी पहला नंबर ऑप्शन सही है, 5.2। पहला नंबर ऑप्शन सही है 5.2। तो आपने देख लिया यहाँ पे अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या है। इसी प्रकार से मैंने आपको कुछ और विलयनों की पीएच दिखाने की कोशिश की है। आप इनको देखिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन कौन सा आप नोट डाउन करेंगे? एक लार का नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो लार का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है भोजन के पहले, लेकिन भोजन के बाद 5.8 हो जाता है। मतलब भोजन के पहले लगभग क्षारीय रहता है और भोजन के बाद क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। याद रख लीजिएगा। ठीक है। फिर नींबू के रस का आप लोग याद रख लीजिएगा। नींबू के रस का जो पीएच मान होता है 2.5 अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है। फिर टमाटर का रस देख लीजिए। टमाटर का रस का होता है 4.1 और अम्लीय होता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, इनके पीएच मान अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिए। नल का जल जो आप नल से जल निकालते हैं इसका 7 होता है, अर्थात उदासीन होता है शुद्ध जल का, याद रख लीजिएगा। बाकी HCl का आप देखेंगे 1 होता है, और जो NaOH है वो 13 से 14, मतलब ये प्रबल क्षारीय होता है और ये प्रबल अम्लीय होता है। याद रख लीजिएगा। तो HCl प्रबल अम्लीय, NaOH प्रबल क्षारीय। आप इतने लोग का ध्यान में रख लीजिए, अपनी कॉपी में इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके पीएच मान आपसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए एक पीएच पूछा गया आपसे तो अन्य पीएच भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान में रख लीजिएगा। ये पेपर में पूछा गया सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि नहीं मतलब वैसे ही बताया जा रहा है ये। ठीक है, ये बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखा जाए अगला सवाल। ये आपने देख लिया इस प्रकार से, आपके सामने क्या क्या सवाल थे।
ये देखिए आपका जो सवाल है, कुछ सवाल मैं बहुविकल्पी और लेकर आया हूँ, पहले इनको भी देख लीजिए लगे हाथ। ये वाला सवाल का आंसर तो आप सीधा सीधा मारेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बता दिया है अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। किससे कम होता है? 7 से कम होता है, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप देखिए, इसमें पूछ रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या है। अम्लीय हाइड्रोजन होता क्या है, याद रखिए, किसी भी अम्ल का अम्लीय हाइड्रोजन क्या होता है। कोई भी अम्ल जितना H+ आयन देता है वही उसका अम्लीय हाइड्रोजन होता है। कोई भी अम्ल जितना H+ आयन देता है वही उसका अम्लीय हाइड्रोजन होता है। तो जैसे आप बात करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। H2SO4, तो H2SO4 होता है। तो जैसे ही इसका आयन हम तोड़ते हैं तो SO4 बनाता है 2-। तो अगर SO4 2- बना रहा है तो H को बनाना पड़ता है प्लस, और कितने H हैं? 2, क्योंकि तभी तो 2- और 2+ एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और यौगिक बनकर तैयार होता है। तो टोटल कितने H+ मिले हमको यहाँ पे? टोटल हमको मिले 2H+। इसका मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या है? 2। लगे हाथ आप इसको ये भी समझ लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल में ये जो अम्लीय हाइड्रोजन है, इसी बात को कहा जाता है क्षारकता। क्या कहा जाता है? क्षारकता। तो क्षारकता किसकी होती है? अम्ल की होती है। आप इस बात को याद रख लीजिएगा, अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता, सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अम्ल की क्षारकता क्या है, तो क्या बताएंगे आप? अम्ल में जितने अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं वही उसकी क्षारकता कहलाती है। अर्थात कोई अम्ल जितना H+ आयन देता है वही उसकी क्षारकता कहलाती है। कोई अम्ल जितना H+ आयन देता है वही उसकी क्षारकता कहलाती है, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो लगभग अम्लों में जितने H दिखते हैं वो अपना त्याग देते हैं, लेकिन फास्फोरस के कुछ अम्ल हैं जो अपना पूरा हाइड्रोजन नहीं त्यागते हैं। ये आपका होमवर्क है, फास्फोरस के अम्लों को बताइए और कौन कौन से अपना पूरा हाइड्रोजन नहीं त्यागते हैं। आज आप इनको खोजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, कल मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर आप यूरेनियम के बारे में आ जाइए। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा है जो कि यूरेनियम से संबंधित है। यूरेनियम से एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैंने आपको अम्ल की क्षारकता बता दी है तो आप लोग एक और चीज़ देख लीजिए। तो पहले आपको मिला अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता मतलब कोई भी अम्ल जितना H+ आयन देता है, कोई भी अम्ल जितना H+ आयन देता है वही उसकी क्षारकता कहलाती है। ये बात को आप कॉपी में अपनी नोट डाउन कर लीजिए। इसी प्रकार होता है क्षार की अम्लता। क्षार की अम्लता, क्षार की अम्लता। तो देखिए अम्ल जितना H+ देता है वो उसकी क्षारकता है, तो क्षार क्या देता है हमें? OH-। तो कोई भी क्षार जितना OH- देता है वही उसकी अम्लता होती है, वही उसकी क्या होती है? अम्लता होती है। ये भी बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका दिख रहा है यूरेनियम। यूरेनियम क्या है? तो यूरेनियम जो तत्व है इसका परमाणु क्रमांक कितना है पहले आप ये जान लीजिए। 92, 92 होता है यूरेनियम। तो ये क्या है? क्षार धातु है कि अधातु है कि रेडियो एक्टिव तत्व है कि गैस है, क्या है, आपको ये बताना है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। हमारे पास आवर्त सारणी में टोटल कितने तत्व हैं? हमारे पास टोटल हैं 118 तत्व। कितने हैं? 118। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। 118 में 83 के बाद वाले जो तत्व हैं, 83 के बाद वाले जो तत्व हैं वो हैं रेडियो एक्टिव। क्या है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो समय के साथ समाप्त होते रहते हैं। इनमें से अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणें निकलती रहती हैं। ध्यान में रखिएगा, अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणें निकलती रहती हैं। गामा को इस तरह से वाई से बनाया जाता है उल्टा करके थोड़ा सा। तो अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणें इनसे निकलती रहती हैं। इनका धीरे धीरे क्षरण होता रहता है। तो यूरेनियम भी इसी प्रकार का काम करता है, इसीलिए यूरेनियम कैसा तत्व है? रेडियो एक्टिव। तो आप याद रख लीजिए 83 के बाद आपको जो भी तत्व दिखाई देते हैं सबके सब क्या हैं? रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है ना। और 92 के बाद आपको जो दिखते हैं, 92 के बाद जो आपको दिखते हैं वो मानव ने कृत्रिम रूप से बनाए हैं। आप इसको भी लिख लीजिएगा, मानव ने उसको कृत्रिम रूप से बनाए हैं। किस रूप से बनाए हैं? कृत्रिम रूप से, अर्थात प्रयोगशाला में मानव ने उसे बनाया हुआ है, ठीक है। ये बात को जरूर ध्यान में रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़िए। मैंने आपको बहुविकल्पी सवाल आज के सारे करा दिए हैं, इससे आपके 5 नंबर तैयार हो गए आराम से, ठीक है। हम लोग चलते हैं आज के आखिरी सवाल पे, फिर आएगा आपके सामने आज का होमवर्क।
तो चलिए आज का आखिरी सवाल आपका है आघातवर्धनीयता और तन्यता। आघातवर्धनीयता और तन्यता से आप क्या समझते हैं और बताइए कि यह किस प्रकार के तत्वों का गुण है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता, तो आघातवर्धनीयता क्या है? आघातवर्धनीयता क्या है? किसी भी पदार्थ को पीट पीट कर फैला दिया जाए, पीट कर उसको क्या कर दिया जाए? फैला दिया जाए। ये फैलता जाए, ऐसे देखिए, पीटते जाइए फैलता जाएगा, तो यही गुण कहलाता है आघातवर्धनीयता। आघात मतलब होता है चोट और वर्धनीयता का मतलब बढ़ना। जब आप उसको चोट पहुंचाएंगे तो वो बढ़ेगा, यही होता है आघातवर्धनीयता। जैसे आपके यहाँ हंसिया होता है, जब उसका मोटा हो जाता है तो कहते हैं इसका दांत खराब हो गया है, इसको पिटवा दिया जाए, तो पीट देते हैं तो वो पतला हो जाता है। वो आघातवर्धनीयता के गुण के कारण ही होता है, ठीक है ना। दूसरा गुण देखिएगा तन्यता। देखिए यहाँ पे आघातवर्धनीयता, सोने और चांदी में आघातवर्धनीयता का गुण ज़्यादा पाया जाता है, सोने में और चांदी में, याद कर लीजिएगा। आप इसको इसमें जोड़ सकते हैं, तो क्या कहेंगे? किसी भी पदार्थ को पीट कर बढ़ाने की प्रक्रिया या बढ़ाने का गुण आघातवर्धनीयता कहलाता है, ठीक है। सोने और चांदी में आघातवर्धनीयता का गुण ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद आप तन्यता देख लीजिए। तन्यता, तन्यता, तो तन्यता क्या है? तन्यता मतलब तान दीजिए। तो तान कर आप क्या बनाते हैं? डोरी ही तो बनाते हैं, डोरी अर्थात तार। तो किसी भी पदार्थ को खींचकर पतले तार के रूप में बदलना, किसी भी पदार्थ को खींचकर पतले तार के रूप में बदलना तन्यता कहलाता है। यह गुण सोने में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यह गुण सोने में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये आपका हो गया आघातवर्धनीयता और तन्यता की परिभाषा, आप इसको लिख लीजिएगा। फिर बोला गया यह किस प्रकार के तत्वों का गुण है। आप एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, मेरी आवाज़ को सुनेंगे और उसको आप लिख लेंगे, ठीक है। ये बात को ध्यान दीजिएगा। यह किस प्रकार के तत्वों का गुण है? तो आघातवर्धनीयता और तन्यता धातुओं का गुण है। किसका गुण है? धातुओं का गुण है। अधातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता है। आप इस बात को जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखेंगे। तो यह किस प्रकार के तत्वों का गुण है? यह धातुओं का गुण है, अर्थात धातुओं में ही आघातवर्धनीयता मतलब पीटने पर बढ़ने का गुण और तन्यता अर्थात खींचने पर तार के रूप में बदलने का गुण पाया जाता है, ठीक है। ये बात को आपको जरूर ध्यान में रख लेना है। चलिए, तो आज के लिए हमारे सवाल समाप्त होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आज का होमवर्क क्या है। आज का होमवर्क क्या है? तो जो होमवर्क है उसको आपने पढ़ रखा है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी होगी। पहला होमवर्क आपको दिख रहा है, एक उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए। तो आप इसमें कौन सा उदाहरण ले लीजिएगा? लोहे पर जंग का लगना। इसको मैं विस्तार पूर्वक कल आपको बताऊंगा, क्योंकि आज ये आपका होमवर्क है, मैं आज नहीं बताऊंगा आपको। लोहे पर जंग का लगना, ठीक है। और संक्षारण से सुरक्षा के उपाय लिखिए। तो कम से कम आप 3 उपाय जरूर लिखिएगा, कम से कम 3 उपाय लिख के आप कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे संक्षारण के जो उपाय हैं। ध्यान दीजिए, संक्षारण के उपाय आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, अगला होमवर्क आपका क्रियात्मक समूह को समझाइए। क्रियात्मक समूह क्या है ये आपको आज बताना है। आज नहीं बता पाए तो कल मैं बताऊंगा, लेकिन आज आपको बताना होगा। कॉपर के एक अयस्क का नाम और सूत्र लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक सारणी बनवाई हुई है, आप उसको याद करिए, उसमें आपको बहुत सारे अयस्कों के नाम और फॉर्मूले मिल जाएंगे। मैं कल की क्लास में आपको सारणी दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे सजातीय श्रेणी। किस पर? सजातीय श्रेणी, जो अभी कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। कार्बन की चतुःसंयोजकता कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कैसे पूछा गया है, 3 और 2 नंबर में पूछा गया है। तो 3 नंबर में ये है, 3 नंबर में, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको लिखेंगे अपनी कॉपी में। कल आपने लिख ही लिया होगा, आज एक बार आप इसकी प्रैक्टिस और करेंगे, क्योंकि 2 बार देखिए 2 सेट में आ गया और दोनों 2019 के ही पेपर हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में पुनः 5 नए सवालों के साथ और कुछ होमवर्क के साथ। आपको केमिस्ट्री पूरी तरह से तैयार करनी है, याद कर लीजिए, पूरी तरह से, मतलब इसमें एक भी नंबर जाना नहीं है। फिर हम लोग फिजिक्स को पूरी तरीके से तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो आपका एक काम होगा, आपके जो सिलेबस पूरे हो चुके हैं आप उनको पढ़ते रहिए घर पर। ये निर्भर मत रहिए कि मैं आपको पढ़ाऊँगा तभी आप पढ़ेंगे, नहीं, मैं तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आपने याद क्या किया हुआ है, आपके दिमाग में है क्या, आप इसको लिखिएगा। आप कहीं से पढ़ के लिखिए या याद किए होंगे उस पर लिखिए, ठीक है। ये आपका काम है, ठीक। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। टाटा, बाय बाय।